Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am discussing today is proteins. Proteins are biomolecules. So under biomolecules हम क्या पढ़ेंगे आज? प्रोटीन्स के बारे में. बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लिविंग टिश्यूज़ में. बायो मीन्स लिविंग, इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग टिश्यूज़ में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें कार्बन होती है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स. और अबाउट 10 to 15% ऑफ एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स. एक सेल के अंदर मैक्सिमम तो क्या होता है? पानी होता है, और 10 to 15% उसमें क्या होती है? सेल प्रोटीन होती है. तो प्रोटीन्स जो है किसी भी सेल के अंदर 10 to 15% होती हैं. हम एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोटीन है इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर. पहला तो कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन. कोलेजन प्रोटीन जो है ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है. सेल्स के बीच बीच में जो स्पेस होती है उसमें ये पाई जाती है कोलेजन. और जैसे कि बॉडी स्किन में, मसल्स में, बोन्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स में, और इंटेस्टाइनल लाइनिंग, इन सब की सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या पाई जाती है? प्रोटीन, जो क्या है? कोलेजन प्रोटीन है. और ये प्रोटीन जो है एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है. पूरे जितने भी जानवर हैं इंक्लूडिंग मैन या प्लांट्स, एनिमल्स, सब में मिला के यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन है. और ये कहाँ होगी? क्या बनाती है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट इन प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. इसको प्रोटीन कर देते हैं. जितनी भी प्रोटीन्स हैं एनिमल्स में, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन. ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? कोलेजन है. ये इम्पॉर्टेंट है. ये 2012 में भी आया है और 2020 में भी आया है. तो पहली प्रोटीन हो गई हमारी कोलेजन, सबसे इम्पॉर्टेंट. फिर हम जानते हैं ट्रिप्सिन. ये एंजाइम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं. ये एंजाइम जो है प्रोटीन के डाइजेशन में काम आती है. ये भी प्रोटीन है. फिर इंसुलिन है, हार्मोन है. और ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है. ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं. ये भी किस क्या है? प्रोटीन ही है. फिर एंटीबॉडीज हम पढ़ते हैं. एंटीबॉडीज का क्या काम होता है? फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स. जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो उससे जो फाइट करते हैं वो क्या होती है? एंटीबॉडी होती है. और ये भी क्या होती हैं? ये प्रोटीन ही होती है. तो ये इनका काम क्या हो गया? फाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स. फिर रिसेप्टर्स होते हैं प्रोटीन्स के. सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं. फिर उसके अलावा जो है हार्मोन्स रिसेप्टर्स होते हैं. फिर एंजाइम रिसेप्टर्स होते हैं. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरल रिसेप्टर्स होते हैं. तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये भी क्या है? प्रोटीन के बने होते हैं. तो ये भी क्या है? ये है सेंसरी
रिसेप्टर्स, इनका काम क्या है? सेंसरी रिसेप्शन का काम है। स्मेल का, टेस्ट का, या हार्मोन रिसेप्टर हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं कि हार्मोन्स बनते तो कहीं और हैं और टारगेट ऑर्गन इनका दूसरा होता है। बनते तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में है और पर ये काम कहीं और जाके करते हैं। तो वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? कोई रिसेप्टर होना चाहिए इसको रिसीव करने का, वो ये प्रोटीन होती है। इसके अलावा जो है एक और इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन, वो है GLUT4, GLUT, GLUT4। ये क्या करती है? ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको सेल के अंदर पहुंचाने में मदद करती है। तो ये जो क्या है इसका काम? इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। हम जो भी भोजन लेते हैं वो डाइजेशन से किस में अंत में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। और फिर ग्लूकोज को क्या होना है? हर एक सेल के अंदर जाना है, वहीं पर रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और एनर्जी बनेगी। तो इस ग्लूकोज को कहाँ जाना है? सेल्स के अंदर। तो ये सेल्स के अंदर कौन ले जाता है? GLUT4। ये जो है प्राइमरीली ये एडिपोज टिश्यू जो होती हैं, फैट वाली टिश्यूज़ या स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, उसमें ये प्राइमरीली प्रेजेंट होते हैं। और ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये GLUT4 ये आया हुआ है 2019। जिस तरह से एनिमल में कोलेजन प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, उसी तरह से प्लांट्स में जो सबसे ज़्यादा मिलने वाली प्रोटीन है वो कौन सी है? वो है रूबिस्को। राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। इसको हम कैल्विन साइकिल में पढ़ते हैं कि ये एंजाइम जो है कार्बोक्सिलेशन का काम भी करता है और ये ऑक्सीजनेशन का भी काम करता है। जब ये कार्बोक्सिलेशन का काम करता है तब तो ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है सीधे सीधे, और यदि ऑक्सीजनेज का काम करता है तब ये फोटो रेस्पिरेशन करने लगता है। ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट in whole of बायोस्फीयर। प्लांट्स में तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है ही है ये रूबिस्को, लेकिन पूरी बायोस्फीयर माने पार्ट ऑफ द ग्लोब वेयर द लाइफ इज पॉसिबल, जितनी भी जगह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है उन सबको मिला लें हम तो क्या बनता है? बायोस्फीयर। वहाँ पर सबसे पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? रूबिस्को। ये हम डिटेल में कैल्विन साइकिल में पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाता है राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज। जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है तब ये कार्बोक्सिलेशन का काम करता है, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो ये ऑक्सीजनेज का काम करता है। ये हम C3 और C4 प्लांट्स में डिफ्रेंशिएशन में भी पढ़ते हैं और हम फोटो रेस्पिरेशन में भी पढ़ते हैं। तो ये जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्लांट की प्रोटीन है, और कोलाजन जो है वो एनिमल्स की है, और ओवल और यदि हम लेते हैं तो वो रूबिस्को है। तो रूबिस्को सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। खाली एनिमल्स की बात करेंगे तब वो कोलाजन है, जो कि हमारे बॉडी की मैक्सिमम सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेसिस में पाई जाती है, चाहे वो बोन्स हो या लिगामेंट हो,
या ब्लड वेसल्स हों, जहाँ भी सेल्स के बीच में स्पेस होती है मसल्स में, हर जगह, वहाँ पर हमें कौन सा प्रोटीन मिलेगी? कोलेजन प्रोटीन मिलेगी। तो ये तो हो गई कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होती हैं? पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड मीन्स ये बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स। तो ये क्या होती हैं? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स जो होती हैं ये पॉलीपेप्टाइड हैं, या हम क्या कह सकते हैं? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जुड़ के लंबी चेन बनाते हैं, उसकी ये पॉलीमर बनता है, ये प्रोटीन होती है। और ये हेट्रोपॉलीमर्स हैं। हेट्रोपॉलीमर माने क्या होता है? अलग अलग, मतलब एक अमीनो एसिड, फिर दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, इस तरह से लंबी चेन बनेगी और ये अमीनो एसिड अलग अलग होंगे सब जो है, क्योंकि अमीनो एसिड होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो 20 अमीनो एसिड हैं। तो 20 में से कोई सा भी प्रोटीन किसी भी नंबर पर आ सकता है, और इसलिए क्या कहलाता है? यदि एक ही अमीनो एसिड बार बार जुड़ता जा रहा है, उसको हम कहेंगे होमोपॉलीमर, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। ये 20 अमीनो एसिड्स हैं जिनको कि किसी भी सीक्वेंस में ये जुड़ते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और जो क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। और इनके बीच में जो चेन बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अमीनो एसिड के बीच में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अमीनो एसिड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें अमीनो ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, और ऑन द सेम कार्बन, एक ही कार्बन, उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। पहला कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन, उसी से क्या जुड़ा हुआ है? एक अमीनो एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप, और एक एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन से। और ये सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन है। जैसे मीथेन का क्या फॉर्मूला है? मीथेन में ये है, ये क्या है? मीथेन। लेकिन मीथेन में क्या करें हम? एक तरफ तो क्या जोड़ दें? अमीनो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट कर दें, और यहाँ पर हम क्या कर दें? ये एसिडिक ग्रुप, ऑर्गेनिक में एसिडिक ग्रुप क्या होता है? COOH हमने जोड़ दिया, ये अमीनो ग्रुप जुड़ गया। तो ये क्या हो गया? ये इसी कार्बन से, एक ही कार्बन से, सेम कार्बन से, एक तरफ एसिडिक ग्रुप जुड़ा हुआ और एक तरफ अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेम कार्बन अल्फा से। तो ये, और यहाँ पर जो होता है ये चेंज हो जाता है, उसकी वजह से ही अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं। ये R ग्रुप जो है ये हर एक अमीनो एसिड में अलग होगा, बाकी ये चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, केवल ये R जो है ये अलग होगा। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन में पाए जाते हैं। तो हम जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए ये, इसको तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ये R ग्रुप जो है ये क्या है? यदि H है, ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? ये फॉर्मूला बन गया ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अमीनो एसिड। इसमें क्या हुआ? इसमें R की जगह पे हमने क्या लिख दिया? H। ये हो गया ग्लाइसिन अमीनो एसिड। फिर इसी तरीके से इस, मान लीजिए ये है C, और यहाँ पर तो H होगा ही, ये COOH होगा ही, और ये NH2 ग्रुप होगा ही। ये R डिफरेंट होगा। मान लीजिए R क्या हो जाए? मीथाइल, इसी कार्बन से जुड़े हुए सारे हैं, तो ये हो जाता है एलेनिन, एलेनिन अमीनो एसिड। यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या हो गया? CH3। तो ये R यदि ग्रुप बदल जाता है
तो उसकी वजह से अमीनो एसिड भी क्या होता है, बदल जाता है। इस तरह से ये 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन में बनाने में काम आते हैं। और इसकी जगह पर यदि हम यहाँ पे कर दें CH2OH, R की जगह पे आ गया CH2OH, तो ये हो जाता है सीरीन अमीनो एसिड, इसका नाम है सीरीन। और यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो गई, CH2OH या हाइड्रोक्सिल मिथाइल, हाइड्रोक्सिल मिथाइल हो। तो क्या हो गया सीरीन। तो ये जो R था, एक ही कार्बन से एक तरफ अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा, एक तरफ एसिडिक ग्रुप होगा, और जो R है वो अलग अलग होगा, और वही क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि ये कौन सा अमीनो एसिड है। इस तरह से 20 अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन में बनाने में काम आते हैं। इसमें से कुछ इसेंशियल होते हैं हमारे लिए, माने हमें उसको एज फूड में लेना ज़रूरी होता है, और कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, उनको हमें फूड की तरफ से लेना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे ये है, हमने बताया कि C होगा इधर, इधर ये अमीनो ग्रुप होगा, और यहाँ पर ये एसिडिक ग्रुप होगा, और यहाँ पर ये R होगा। ये R कोई सा भी हो सकता है, कौन सा अमीनो एसिड है। इसी तरह से दूसरा भी वो है, इसको हम R' कर देते हैं। ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अब जब ये दो अमीनो एसिड आते हैं तो क्या होता है, ये OH और ये H, ये मिलके तो क्या बना देता है, पानी बन जाता है, और ये निकल जाता है, और ये आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे CO यहाँ का और NH यहाँ का। तो ये जो ग्रुप हो गया, ये बॉन्ड, ये क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड अमीनो एसिड था, ये पहला अमीनो एसिड था, ये दूसरा अमीनो एसिड था। दोनों के बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। इस तरह से ये बॉन्ड बनाते जाते हैं। तो जो अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड किस प्रोटीन में है, उसके हिसाब से प्रोटीन अलग अलग हो जाती है, और किस सीक्वेंस पे कौन सा अमीनो एसिड है ये भी प्रोटीन को चेंज कर देता है। तो मतलब क्या हुआ, जितनी भी प्रोटीन है सब में अमीनो एसिड होंगे, लेकिन किस सीक्वेंस पे कौन सा अमीनो एसिड होगा और कितने अमीनो एसिड होंगे, यही डिसाइड करता है कि प्रोटीन कौन सी बनेगी। अब प्रोटीन का जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें देखेंगे कि इसमें 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर हम कहलाएंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो बहुत सिंपल है। उसमें तो क्या करना है, हमें सीक्वेंस देखना है अमीनो एसिड का, मतलब पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोटीन की पता करनी है। विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड, विच इज़ द सेकेंड, एंड सो ऑन। पहले पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड है, दूसरे पोजीशन पे कौन सा है, तीसरे पोजीशन पे कौन सा है। इस तरह से ये जो सीक्वेंस बताता है, इसमें हम क्या देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। खाली हम सीक्वेंस देख रहे हैं, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, फिर कौन सा है। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो कहलाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। मतलब ये एक लंबे लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो लीनियर स्ट्रक्चर जो है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये एक लाइन है। इसमें अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो लेफ्ट एंड है, तो एक लंबी लीनियर स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका जो लेफ्ट एंड है, ये लेफ्ट एंड है, और ये राइट एंड आएगा। यहाँ पर ये अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। इस तरह से हो गया। अब जहाँ भी जाके एंड होगा उसका एक लेफ्ट एंड होगा और एक राइट एंड होगा। तो जो लेफ्ट एंड है वो रिप्रेजेंटेड बाय क्या होता है, पहला अमीनो एसिड, और इसको हम कहते हैं एंड टर्मिनल। ये क्या है, ये है एंड टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन।
क्योंकि इस तरह क्या होता है अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप, इसलिए इसको क्या कहते हैं एन टर्मिनल। और जो राइट एंड में है इसको हम क्या कहते हैं सी टर्मिनल, ये कहलाएगा सी टर्मिनल। तो लेफ्ट और फर्स्ट एंड जो है वो सी एन टर्मिनल और लास्ट वाला एंड जो है वो सी टर्मिनल, ये इम्पोर्टेंट है। और ये अभी इसी साल पूछा गया है इसमें नीट में 2023 में। Left end of the protein is called N terminal and the right end is called the C terminal। तो इस तरह से हर एक प्रोटीन में एक N टर्मिनल होगा और एक C टर्मिनल होगा। जैसे हम इसको और एग्जाम्पल लेके डिटेल में समझ लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, केवल हमें देखना है कि कौन सा प्रोटीन, कौन सा अमीनो एसिड किस पोजीशन पे आ रहा है, पहले कौन सा आ रहा है फिर कौन सा आ रहा है। इस तरह से सीक्वेंस हम जो स्टडी करेंगे वो कहलाएगा ये। जैसे कि मान लीजिए ये है, पहले क्या आ गया हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए क्या है सीरीन अमीनो एसिड, उसके बाद है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा ये सिस्टीन से, सिस्टीन अमीनो एसिड है। फिर आ रहा है मान लीजिए टायरोसिन, और फिर आ रहा है ग्लूटामिक एसिड। तो ये क्या हो गया, ये एन टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया, ये सी टर्मिनल। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, सीक्वेंस हमें पता है, लेकिन इसको हम 3 लेटर एब्रिविएशन में भी लिख सकते हैं। लेटर एब्रिविएशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर दें SCR लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं CYS, फिर TYR और फिर GLU, और ये हो गया प्रोटीन। हमने क्या यूज़ किया 3 लेटर एब्रिविएशन, या सिंगल लेटर कोड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए अमीनो एसिड्स के लिए, जैसे कि हम केवल S लिख दें, इसको हम C लिख दें, इसको हम Y लिख दें, इसको हम E लिख दें, क्योंकि G से और भी होते हैं इसलिए इसके लिए GE यूज़ किया जाता है। ये होगा। और यदि हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीरीन है, इसमें क्या हो जाएगा, ये हम पहले कर चुके हैं, C से यहाँ पर H है, यहाँ पर NH2 होगा, तो ये इधर भी हो सकता है कि हो, और इधर ये COOH होता है, पर यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, उससे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर है CH2OH, ये है सीरीन का। और यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है दूसरे वाले से, सिस्टीन वाले से, तो सिस्टीन में ये C, यहाँ पर H, यहाँ पर COOH का CO बचा है। सिस्टीन में यहाँ पर जो है वो क्या होता है CH2 और एसिड, सल्फर कंटेनिंग होता है ये सिस्टीन। फिर उसके बाद ये जो है तीसरे वाले का आ गया, इसमें क्या आया C, नीचे H, यहाँ पर COH का OCO, और ऊपर ये एरोमेटिक है, तो यहाँ पर ये आ गया, ये हो गया टायरोसिन। फिर ग्लूटामिक एसिड में यही NH, इससे NH2 वाले से H से और OH, COH का OH मिलकर पानी बनाया और निकल गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। फिर ये CH और यहाँ पर ये CO, इस तरह से आगे जुड़ता जाएगा। और इसमें यहाँ पर होता है CH2, जो R है वो इसमें होता है CH2, CH2,
प्रोपेनिक एसिड का ग्रुप है ये। तो इस तरह से ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। एसिडिक है ये क्योंकि इसमें 2 COH है, एक ये COH है साइड चेन में और एक यहाँ पर ये COH है, इसीलिए एसिडिक होता है नेचर। यदि COH ज़्यादा है तो वो एसिडिक होगा, जिसमें NH ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है, जिसमें दोनों होते बराबर होते हैं तो वो न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से ये हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी सेम प्रोटीन है, ये भी सेम प्रोटीन, ये सारे एक सेम प्रोटीन है। इसमें हमने पूरा नाम लिख दिया, इसमें हमने 3 लेटर एब्रिविएशन यूज़ किया, यहाँ पे हमने सिंगल लेटर यूज़ किया, यहाँ पे हमने इनका स्ट्रक्चर ही यूज़ कर लिया। तो इस तरह से ये यदि हम नंबरिंग करते हैं, मान लीजिए नंबरिंग हम इसको n कर रहे हैं, ये हमारा 5वें स्थान पर है, n = 5 है, ये मान लीजिए n नंबर पर है, तो ये किस पे होगा? 6 नंबर पर होगा। ये किस पे होगा? 4th नंबर पर। ये किस पे होगा? n-2। इस तरह से n-3 ये हम नंबर बता सकते हैं। ये वाला यदि है तो इसका मतलब n पोजीशन पे तो ये टायरोसिन है, और उसके बाद आ रहा है ग्लूटामिक एसिड, और इस टायरोसिन से पहले आ रहा है सिस्टीन, और उससे पहले आ रहा है सीरीन। तो इस तरह से ये हम ये सीक्वेंस बनाते हैं। तो ये सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं, केवल सीक्वेंस अमीनो एसिड्स का, कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, वो क्या बता रहा है हमें? प्राइमरी स्ट्रक्चर बता रहा है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं? खाली सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन। यदि सीक्वेंस चेंज हो जाता है या उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो क्या बनता है? ये प्रोटीन दूसरी हो जाती है। अब होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हुआ, चेन लंबी एक लाइन हो गई, उसको क्या होगा? फोल्ड हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। एक हेलिक्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। तो और हेलिक्स क्या होते हैं? राइट हैंडेड होते हैं। जैसे इस तरह से हमने ये चेन बनाई थी, ये N था और ये था C टर्मिनल था, इसको हमने क्या करा? इस तरह से। ये क्या बन गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ जो अरेंजमेंट है इसका अमीनो एसिड का, वही अरेंजमेंट यहाँ भी है, केवल क्या हो गया? हेलिक्स बन गया। ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है। हेलिक्स क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे जो था और जो यहाँ था एलिमेंट, उनके बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं? इनको सीधा नहीं रहने देते, बल्कि मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो नेचुरली क्या होंगे? पास आ जाएंगे। पास आने से क्या बन गया? ये हेलिक्स। ये राइट हैंडेड हेलिक्स जो है ये बन जाते हैं। तो राइट हैंडेड हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर बना लिया इन्होंने। ये क्या हो गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। क्यों बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से क्या होते हैं? ये पास आते जाते हैं। तो ये हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, तीसरा। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर थे प्रोटीन चेन के, वो क्या हो जाते हैं? फिर अपने पर फोल्ड हो जाते हैं, और फोल्ड के क्या बनाते हैं? हॉलो वुलन बॉल बना लेते हैं। बिल्कुल जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा सेकेंडरी, उसको फिर हम इस तरह से लपेट दें कि वो गोल बिल्कुल बॉल जैसा हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये 3D व्यू देता है, 3 डायमेंशनल व्यू देता है प्रोटीन का, और ये बहुत ज़रूरी है बहुत सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। यदि 3D स्ट्रक्चर नहीं होगा तो बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। जैसे कि ये मान लीजिए है, ये आ गया, मान लीजिए ये डायरेक्शन ये है यहाँ से, तो ये वाला तो हो गया N टर्मिनल और ये हो गया C टर्मिनल। ये डायरेक्शन जा रहा है इस तरह से, इस तरह से। लेकिन ये सीधा सीधा नहीं है, ये कैसे है? ये जो बने हुए हैं
जितने भी ये फोल्ड बना रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं, ये एक्चुअली में किस तरह से हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह से चल रहा है, सब जगह ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हुआ है, फोल्ड हुआ है, और फोल्ड होकर उसने क्या बना लिया, बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। तो यदि हम एकदम इसको खोल दें सीधा सीधा तो ये क्या होगा, बिल्कुल खोल देंगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, बिल्कुल खोल दिया हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और फिर इनको भी हमने इस तरह से कर दिया, ये क्या हो गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर। इस तरह के में हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ सकते, अमीनो एसिड की सीक्वेंस नहीं देख सकते, हमें क्या करना होगा, उसको खोलना होगा, खोल के हमें ये मिलेगा, और फिर इसको भी खोलेंगे तो हमें ये मिलेगा, तब हम बता सकते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड इसमें किस सीक्वेंस में अरेंज है। तो ये जो बॉल, हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये बहुत ज़रूरी है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। ये 3 डायमेंशनल होता है, जैसे कि हम बॉल को कागज़ पे नहीं बना, सर्कल तो हम कागज़ पे बना देंगे, गोल बन गया सर्कल, ये 2 डायमेंशनल है, लेकिन बॉल को हम कागज़ पर नहीं बना सकते क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसमें मोटाई भी है। फिर है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ प्रोटीन, सब में नहीं होता, कुछ प्रोटीन में ये जो एक गोला बना था टर्शियरी स्ट्रक्चर, इस तरह के पॉलीपेप्टाइड या सब यूनिट्स जो होते हैं वो असेंबल हो जाते हैं। असेंबल होके ये किस मैनर में असेंबल है, ये कि वो इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट को अरेंज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे कि ये लीनियर हो सकता है, हमने ये किया, मान लीजिए ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर आया था, फिर उसके ऊपर एक पॉलीपेप्टाइड का, फिर ये दूसरा आ गया, फिर ये तीसरा आ गया, फिर ये चौथा आ गया, ये क्या बना दिया, लीनियर। ये जो है ये लीनियर है, ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी इस तरह के बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, एक एक को सब यूनिट कहेंगे। ये कैसे अरेंज है, लीनियर अरेंज है। या ये कैसे अरेंज हो सकते हैं, ये इस तरह से एक दूसरे पर अरेंज होके क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं या प्लेट लाइक बना सकते हैं। यदि ये इस तरह से बना दें, मान लीजिए एक यहाँ है, एक ये है, फिर एक यहाँ पर आ गया, फिर एक यहाँ पर आ गया, तो ये क्या बन गया, क्यूब। 4 पॉलीपेप्टाइड्स का 4 ये इस तरह से इकट्ठे होकर इन्होंने क्या बनाया, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से अरेंज है। या ये प्लेट के फॉर्म में हो सकते हैं, एक ये है, फिर एक 2 डायमेंशन में ही हो सकते हैं। इस तरह से इन्होंने क्या बना दिया, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये क्या हो गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली बॉल थी, ये किस तरह से अरेंज होती हैं, ये हर एक प्रोटीन में नहीं होगा, पर ये होता है प्रोटीन में भी, इसलिए इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन हीमोग्लोबिन। हम जानते हैं हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, इसमें ग्लोबिन तो प्रोटीन है और हीम जो है वो आयरन है। तो हीमोग्लोबिन जो बनता है उसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं, इस तरह की 4 सब यूनिट्स होती हैं। एक ये हो गई, हर एक में क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और टर्शियरी स्ट्रक्चर है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर वो हेलिक्स बना के सेकेंडरी, और फिर वो बॉल बना के टर्शियरी। तो ये इतना एक हो गया, ये 2 3 4। तो ये किसका है, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन तो प्रोटीन है और हीम जो है ये क्या है, आयरन है। इसके बीच में यहाँ पे क्या रहता है, आयरन रहता है। 2 रंग से दिखाई हुई है क्योंकि इसमें
दो सब यूनिट एक जैसी होती है, इनको हम क्या क्या कह दिया, अल्फा, और दो सब यूनिट अलग तरह की होती है, इनको कह दिया बीटा। अलग तरह की किसमें, नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ये और ये तो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं, अल्फा। ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, बीटा कह रहे हैं। और इसके भी यहाँ पे जो रेड दिखा है ये क्या है, आयरन है, तो ये क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। जो अल्फा पॉलीपेप्टाइड है इसमें 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो बीटा है उसमें 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। यदि हम इसको लॉन्ग चेन करेंगे तो उसमें अल्फ़ा वाले में 141 अमीनो एसिड्स आएंगे, और इसमें ये अल्फ़ा ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे इन नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। इसी तरह से ये बीटा क्या होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, और ये इसमें क्या होगा, अमीनो एसिड सेम और सेम सीक्वेंस में होंगे। ये हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। ये पूछा गया है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं, उसमें से 2 क्या होती हैं, आइडेंटिकल होते हैं, वो अल्फ़ा कहलाती हैं, और जो 2 हैं वो क्या कहलाती हैं, बीटा कहलाती हैं। तो ये जो बनाती हैं हीमोग्लोबिन, इसका स्ट्रक्चर ये पूछा गया है नीट में। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया प्रोटीन का। ये था एक बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल्स को हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।